नमस्कार दोस्तों। ये अपनी एनसीईआरटी की बुक चल रही है, एनसीईआरटी की कक्षा 11 की। इसमें अपना तीसरा पाठ चल रहा है, यायावर साम्राज्य। ठीक है, अब अपन यहाँ से शुरू करेंगे सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन से। तो चलिए हर एक लाइन, हर एक तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी दे सकता है वो। तो हर एक फैक्ट, हर एक लाइन याद होनी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन, और जितने क्वेश्चन बनने की संभावना होगी उन सभी को देखेंगे अपन। ठीक, तो चलते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। बात आ रही है किसकी? मंगोलों की। मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती तो उन्हें लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी। तो इन्हीं लोगों से विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज़ खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल और विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। आई बात समझ में? इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। कैराइटों जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे। ठीक, इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर, तुर्की मूल के कौन थे? उइगुर समुदाय के लोग। कैराइटो जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया। चंगेज़ खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों, जो उनके महासंघ के सदस्य थे, की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 10, 100, 1000 और अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल, क्लैन, कबीले, ट्राइब और सैनिक दशमलव इकाई एक साथ अस्तित्व में थी। कुल, कबीले। ठीक है, चंगेज़ खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजाति समूह को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों, तुमुन, की थी। ठीक है ना? कुल, कुल के बाद में कबीले, कबीले से भी बड़े हैं तुमुन, 10,000, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज़ खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज़ खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियाँ, जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, नौयान कहा जाता था। बताइए, नौयान किसे कहते थे? नई सैनिक टुकड़ियाँ, जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, नौयान। इस नई अवस्था में उसके अनुयायियों का एक समूह भी शामिल था, जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज़ खान का साथ दिया। ऐसे साथियों की बहुत कमी होती है भाई। कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज़ खान का साथ दिया। चंगेज़ खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा यानी कि सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। ऐसे अन्य और भी कई जो आंडा से निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, उनको चंगेज़ खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था।
इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व में चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजात वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीब रिश्ते से प्राप्त की। इस नवीन श्रेणी हियर्ची इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने नव विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इस नवीन श्रेणी में हियर्ची इससे उलूसे का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? उलूसे। उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्यों को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। जब से उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ। दोबारा से देखते हैं। इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने नव विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। अब वो दे देगा। ये बताइए उलूस क्या है? उलूस का गठन हुआ। तथ्यात्मक पूछेगा वो, फैक्ट वाले नहीं पूछेगा, तथ्यात्मक। अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ पुत्र कौन था? जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलूस निर्धारित नहीं थी। उसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। अधिक से बढ़ाने का युग था, जिसकी सीमा अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलूस निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वह अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया होगा। चंगेज खान ने संकेत किया कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। किसको? ओगोदेई। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। ओगोदेई। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोए ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए अपने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ तामा निर्धारित कर दी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोझ सरदारों को परिषद किरिलताई में होता था। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोझ सरदारों की परिषद, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारगाह भूमि, उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। किरिलताई क्या है? किरिलताई। तामा क्या है? सैन्य टुकड़ियाँ।
उलुस क्या है? दूरस्थी में बोलते हैं शायद उलुस को। चारागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। इसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। मंगोल वंश है भाई ये, है ना। इसको बाद में देखेंगे, पहले है ना कहाँ थे अपन, सामूहिक रूप से लिए जाते थे। चंगेज़ खान पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। हरकारा अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेश भाग तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूह से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। मंगोल यायावर अपने पशु समूह में से अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे, घोड़े अथवा अन्य पशुओं का। इसे कुबैकुर कर कहते थे। एक मिनट। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूह से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्राप्त करते थे। इसे कुबकूर कर कहते थे। कुबकूर, नाम गजब है, कुबकूर। इस उगाई लेवी को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज़ खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति याम में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी रखने में सहायता मिलती थी। तथापि विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। कब की बात है? तथापि विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। अच्छा, इसकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई है। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों कनात का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिसे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उभर पाए। खुरासान। जब सैन्य अभियानों में विराम आया तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबंध हो गए थे। मंगोल विजय पैक्स मंगोलिका मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग सिल्क रूट पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। दोबारा देखें। जब सैन्य अभियानों में विराम आया, एक मिनट। जब सैन्य अभियानों में विराम आया तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबंध हो गए थे। मंगोल विजय पैक्स मंगोलिका के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग सिल्क रूट पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्राएं आवश्यक थी।
सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी में फेजा और मंगोल भाषा में जेरेज जारी किए जाते थे। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, आई समझ में, जिसको फारसी में बोलते थे फेजा 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 और मंगोल भाषा में जेरेंज जारी किए जाते थे। अब वो दे देगा, बताइए पेंजा क्या है? यात्रियों के पास है और जेरेंज भी पास है। पेंजा बोला जाता है फारसी में और जेरेंज बोला जाता है मंगोल भाषा में। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि वे मंगोल शासक खान की सत्ता स्वीकार करते हैं। अब वो ये पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से व्यापारी कौन सा कर अदा करते थे जिससे यह पता चलता था कि वे खान की सत्ता स्वीकार करते हैं? बाज। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि मंगोल शासक खान की सत्ता स्वीकार करते हैं। पेजा फारसी में और जेरेंज मंगोल भाषा में। मंगोलों के अभियान। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य और 1259 के पश्चात मंगोल अभियान, इसको बाद में देखेंगे जब सत्ता स्वीकार करते थे। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरणतः 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं ने एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा, एक मिनट, कि वे मंगोल शासक खान की सत्ता स्वीकार करते थे। 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरणार्थ 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने, ठीक है ना, मंगोल नेताओं ने, क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 1270 के दशक के आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खान का पोता कुबलई खान मृत्यु 1294 कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। ये नाम पढ़ चुके हैं यार वैसे अपन। कुबलई खान कौन था? पोता था भाई चंगेज खान का, कुबलई खान, मृत्यु 1294 कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खान मृत्यु 1304 को, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था। कुबलई खान कौन था? चंगेज खान का पोता था ये। और कृषक, ठीक है ना, जो कृषकों नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खान मृत्यु 1304, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था। उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया कि वे कृषकों को न लूटें। गजन खान न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनि चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई उस वंश था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व समृद्धि नहीं आती। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। चंगेज खान के शासनकाल से ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। उनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही भेज दिया जाता था।
जैसे चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण। चंगेज खान के शासनकाल से ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। उनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज दिया जाता था। ठीक है साहब। जैसे ही चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण। ठीक है। इस तरह उन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में मदद की और उनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाले खानाबदोशों की लूट मारों की धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहा जब तक ये प्रशासक अपने स्वामिकों के लिए इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। प्रशासक, इनमें से कुछ प्रशासक काफ़ी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। खानों पर भी, उदाहरण के लिए 1230 में के दौरान चीनी मंत्री ये लू चुसाई, उदाहरण के लिए 1230 में चीनी मंत्री ये लू चुसाई ने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को प्रवर्तित कर दिया। जुवेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए वह भाषण भी इसी समय तैयार किया था और उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था। यार बात तो सही है लेकिन याद नहीं, समझ में नहीं आ रही है याद क्या, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं ना। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री ये लू चुसाई ने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को प्रवर्तित कर दिया। जुवेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए भाषण भी इसी समय तैयार किया था। ठीक, जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उसकी रक्षा करने की बात कही थी। किसने? वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए। स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्रों में अधिक था। उन क्षेत्रों में जो यायावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया। बांट कर इस्तेमाल करने की बजाय और मिल बांट कर इस्तेमाल करने के बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया और यहीं से इनका विनाश चालू हो गया। हर एक अपने उलुस यानी सीमा, जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी कि अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। यह अंशतः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आयतोलुई के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आयतोलुई टोलुई के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया। किसने किया? सुनहरा गिरोह जोची ने। और टोली के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की। और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया चगताई के वंशज तथा रूस गोल्डन हॉर्ड, मध्य एशिया चगताई वंशज है ना, और रूस गोल्डन हॉर्ड के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया यानी कि चगताई के वंशज तथा रूस के गोल्डन हॉर्ड के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूह में बढ़ जाने का तात्पर्य था उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों
और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना। स्पष्टतः यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी की एक शाखा टोलीइद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया। टोलीइद बहुत हद तक यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा पिछले शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना की इस प्रक्रिया में समय चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। ठीक है। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया। इल-खानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहास ग्रंथ में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दी गई। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। एक इल-खानी इतिहास ग्रंथ में यह विवरण दिया गया कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण 30,000 सैनिक मारे गए। यद्यपि इल-खानी विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है और पहले जैसा खून खराब समाप्त हो चुका है। चंगेज खान के वंशजों को विरासत में जो कुछ भी मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में भी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की बेहद तस्वीर नहीं पेश कर सकते जैसी चंगेज खान ने की थी। डेविड ओयलॉन के शोध के बाद यास पर हाल ही में वह कार्य वह नियम संहिता जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 में किरिल तय में लागू की थी। डेविड ओयलॉन के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य वह नियम संहिता जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1206 के करिल तय में लागू की थी। उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है और मान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्ति की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास और यसाक लिखा जाता था। यास को यसाक लिखा जाता जिसका अर्थ है अर्थता विधि आज्ञप्ति व आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत परिमाण यसाक के बारे में हमें मिला है उसका संबंध प्रशासनिक विनियों से है। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक लिखा जाता जिसका अर्थ है विधि आज्ञप्ति व आदेश। वास्तव में जो भी थोड़ा बहुत विवरण यसाक के बारे में हमें मिला है उसका संबंध प्रशासनिक विनियों से है, जैसे आखेट सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। यास क्या है भाई? यास को यसाक जिसका अर्थ था विधि आज्ञप्ति व आदेश बोलते हैं यास को। यास या यसाक एक ही बात है। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यसाक के बारे में मिलता है उसका संबंध प्रशासनिक विनियों से है, जैसे आखेट सैन्य डाक प्रणाली का संगठन। यसाक प्रशासनिक विनियों से है। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था चंगेज खान की विधि संहिता। विधि संहिता
यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जन समूह के रूप में उभरकर सामने आए। कौन? मंगोल। और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया जिनके अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वे अल्पसंख्यक ही थे। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया। किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। यास उसने चंगेज खान और उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोलों ने भी काफ़ी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था, फिर भी यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज खान ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। किसने? यास ही एरिया भाई। 1281 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना छुपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज अब्दुल्ला खान बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहाँ की छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हाफिज ए तानिस ने अपनी स्वामी की इस मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण अपने इतिहास में दिया और साथ ही यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज खान के यास के अनुसार था। ऊपर होके जा रही है बात। अब चंगेज खान के विपरीत अब्दुल्ला खान वहाँ छुट्टी की नमाज अदा करने गया। उसके इतिहासकार हाफिज ए तानिस ने अपनी स्वामी की इस मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी भी की कि यह चंगेज खान के यास के अनुसार था। निष्कर्ष: चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। निष्कर्ष को पढ़ेंगे बाद में, जो रह रहा है उसको देख लेते हैं। क्या इन 4 शताब्दियों में यास का अर्थ बदल गया है, जिसने चंगेज खान को अब्दुल्ला खान से अलग कर? हाफिज ए तानिस के अनुसार अब्दुल्ला खान ने मुसलमान उत्सव मैदान में किए गए धार्मिक अनुपालन के संबंध में चंगेज खान के यास का उल्लेख क्यों किया? अब्दुल्ला खान ने मुसलमान उत्सव मैदान में किए गए धार्मिक अनुपालन के संबंध में चंगेज खान के यास का उल्लेख क्यों किया? गजन खान का भाषण। इसको पढ़ते हैं ना। 1295 से 1304
पहला इल्खानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया। क्या बना था ये? इस्लाम बना था भाई, इस्लाम ग्रहण किया, निम्न भाषण दिया, जिसे संभवतः इसके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा और जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। मैं भारत के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं, लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज के बीच छीन लेंगे और उनकी फसलों को कुचल डालेंगे तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। बात तो सही की है भाई इसने। गजन खान का भाषण। पशु चारकों और किसानों के स्वार्थों में संघर्ष का क्या कारण था? क्या चंगेज खान खानाबदोश कमांडरों को देने वाले भाषण में इस तरह की भावनाओं को शामिल करता? रेशम मार्ग के क्षेत्रों देखिए और उन वस्तुओं पर भी गौर करिए जो कि उस रास्ते में यात्रा करते हुए व्यापारियों को उपलब्ध होती थी। इस मानचित्र में मंगोल शक्ति के चरमोत्कर्ष काल के दौरान का एक अंतिम पूरी बिंदु अंकित नहीं है जिसमें रेशम मार्ग गुजरता था। इस मानचित्र में मंगोल शक्ति के चरमोत्कर्ष काल के दौरान का एक अंतिम पूर्वी बिंदु अंकित नहीं है जिससे रेशम मार्ग गुजरता था। क्या आप इसमें उस नगर को दिखा सकते हैं? और जहां अंकित नहीं है, क्या ये 12वीं शताब्दी में रेशम मार्ग पर हो सकता था? अगर नहीं तो क्यों नहीं? ये तो है, देख, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल राज्य। रेड देख लेते हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में काराकोरम, गोल्डन होर्ड का खानियत, मॉस्को, काला सागर, भूमध्य सागर, दमश्क, बगदाद। रेड है। इसके बाद में 1259 के पश्चात मंगोल अभियान, रेशम मार्ग की दशा। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य, 1259 के पश्चात मंगोल अभियान, ठीक है ना, और रेशम मार्ग की दिशा। ये तो रेशम मार्ग की दिशा है। और रेड चंगेज खान और नीले 1259 पश्चात मंगोल अभियान, 1259 के पश्चात है। मॉस्को यूरोप, गोल्डन हार्डन का खानियत, इल्खान साम्राज्य और मूर्ज, फारस की खाड़ी, दमश्क, दिल्ली सल्तनत, हिमालय, निसापुर, हेरात, महान खान साम्राज्य, हांगजाऊ, गेजू, बर्मा, मंगोल वंश। बहुविवादित चंगेज खान अनेक बच्चों के जनक थे। उनकी पटरानी बोरते के गर्भ से जन्मे 4 पुत्र उनके वंश वृक्ष की शाखाएं बने। उनके ज्येष्ठ पुत्र जोची के परिवार में कोई भी सूरमा प्रसिद्ध खान पैदा नहीं हुआ, परंतु उस परिवार के पास अपार शक्ति थी। गोमुख की मृत्यु के पश्चात जोची के पुत्र वातु के ओगोदेई के वंश को समर्थन से इनकार के कारण शक्ति तुली परिवार के हाथों में आ गई। तुली परिवार, जिससे मौके और कुबली के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए।
तुलुई वर्के और इक्वोके की कोई भी प्रतिमा उपलब्ध नहीं है। घृणित नामी सूरवीरों खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुड़े हुए सिरों के साथ दिखाया गया है। घृणित नामी सूरवीरों उनके अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुड़े हुए सिरों के साथ दिखाया गया है। चंगेज। चंगेज के बाद में ओगोदेई, चगताई, जोची, तलुई है ना। जब ये ओगोदेई का है गोमुख, और वर्के, जोची, वातु, आरिकबोके, हलाकू, कुबलाई, मोके, मंगोल वंश। घृणित नामी सूरवीरों खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुड़े हुए सिरों के साथ देखा गया है। मृदुल उसोट पहनने लगा। अब कुछ रहा थोड़ी है, ये वैसे पढ़ दिया यहाँ तक। पढ़ने से मतलब नहीं है, याद भी तो होना चाहिए एकदम करेक्टली। यास निष्कर्ष को पढ़ेंगे बाद में, है ना। डेविड आयलॉन। गजन खान का भाषण शानदार था भाई। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य, 1259 पश्चात मंगोल अभियान और रेशम मार्ग की दिशा। पेंजा। पेंजा क्या है? ये वह है पास। पेंजा और जेरेज। पेंजा फारसी में और मंगोल भाषा में जेरेंज। मंगोल वंश। घृणित नामी सूरवीरों खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुड़े सिरों के साथ दिखाया गया है। घृणित नामी सूरवीरों यानी कि खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुड़े सिरों के साथ दिखाया गया है। सैन्य टुकड़ी तामा परिषद करी करिलताई। सामाजिक राजनीति और सैनिक संगठन। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।